हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग भाई 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्नों तक को किया था और आज की वीडियो में हम लोग 11 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्नों से करने वाले हैं, जो कि क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है। तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको मान ज्ञात करना था। तो चलिए इसको देखिए हल कैसे करेंगे हम लोग। इसको हल करने का तरीका देखिए। देखो भाई, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, दिया है ना, इसको लॉन्ग प्रश्न बहुविकल्पी में नहीं देना चाहिए लेकिन दे दिया है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है। ठीक है, हमको मान ज्ञात करना है साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना ना, सबसे पहले देखो यहाँ पहले इसका वर्ग कर दो तुम। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है ना, यहाँ लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिख लो। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करो तो होगा क्या, यहाँ साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, यहाँ एक का स्क्वायर, तो यानी ए माइनस बी के फॉर्म में ना, तो ए स्क्वायर फार्मूला होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए के जगह साइन थीटा और बी के जगह क्या है कॉस थीटा। ये तो है ना, बराबर करोगे तो एक का स्क्वायर एक का होगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना। उसके बाद क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग जानते होता है एक, माइनस यहाँ क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक। एक प्लस में ए बी प्लस में कट जाएगा यानी माइनस इधर चला जाए। अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस को इधर भेज दें तो जीरो के बराबर है ना। इतना समझ आ रहा है ना, इतना हो गया। अब देखो ये इसको यहीं पर रहने दो, इतना यहाँ हमसे मिल गया, इस मान को यहीं पर रहने दो। आगे देखो हमको क्या ज्ञात करना है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का ना। एक काम करो, हम लोग यहाँ जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है एक, होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। अब देखो यहाँ भी क्या करो, तुम लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर होगा क्या, भी देखना। वर्ग करने पर देखो दोनों पक्षों का वर्ग का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा एक का स्क्वायर। देखो अब ए भी ए प्लस बी के फॉर्म में, यानी ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक। ठीक ना, देखो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है जी, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 2a की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर होगा देखो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन पे पावर 4 थीटा प्लस इसका क्या हो जाएगा कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। इतना समझ आ रहा है ना। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए ना, इतने लोग मतलब इतना का वैल्यू। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस देखो 2 है ना। एक काम करो यहाँ देखना, एक काम करो इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, यहाँ से हमको अभी मान मिलने वाला है। तो साइन और कॉस को रहने, इधर थोड़ा इसको आगे बढ़ा लो। एक काम करो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर दो को इसके नीचे भेज दोगे तो 0/2 यानी जीरो ही हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर ले इसका तो होगा क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो आएगा। इसका वर्क करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक ना, तो यहीं पर देखो, अब देखो यहाँ 2 है 2 रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है जीरो के बराबर हो जाएगा 1। देखो जीरो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मान यहाँ से बने जीरो के बराबर, तो इसके जगह हमने क्या रख दिया जीरो। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ये तो जीरो हो जाएगा बराबर 1। यानी साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा की वैल्यू कितना आएगा एक, इसका भी वैल्यू कितना आया एक। ऑप्शन में देखो दिया है ए है ऑप्शन 1, बी है 3/4, सी है 1/2, डी 1/4। तो भैया ए वाला ऑप्शन क्या है हमारा सही है, एक आएगा। देखो ये बहुत लंबा प्रश्न है जी, इतना बड़ा हो गया, इसको न्यूमेरिकल में मतलब न्यूमेरिकल कराओ, इसको बहुविकल्पी में देना चाहिए था, ज़्यादा बड़ा प्रश्न था नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर के प्रश्न। चलो 12 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान है बटे है। ठीक है ना, भाग में, इसका मतलब इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लगाएंगे भाई, तो इसको लगाने का अलग तरीका,
त्रिकोणमिति से है ना। चलो देखो इसको कैसे लगाएंगे, हमको दिया क्या है, सबसे पहले देखो दिया है यहाँ से, देखो लगाते हैं 4 tan थीटा बराबर दिया है 3, तो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर tan थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 3/4 इसके नीचे आ जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है इसका वैल्यू 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो चलो देखो अब इसको लगाएंगे कैसे भाई, इधर देखो लगाने का तरीका इसका देखो कैसे लगाएंगे इसको। तो देखो भाई इसको करेंगे क्या हम लोग, चलो देखो अब tan थीटा बराबर हम लोग जानते क्या होता है, ये लंब का मान है और ये आधार। tan थीटा बराबर होता है ना लंब बटे आधार, ये तो पता है त्रिकोणमिति से। अगर हम कर्ण निकालें तो कर्ण इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहो कैसे, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्ग 5, यानी कर्ण आ गया 5। अब देखो हमको चाहिए क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है ना साइन थीटा बराबर। तो लंब का मान कितना है 3, अब बट्टे कर्ण का मान कितना है 5, साइन का वैल्यू निकल गया। यहाँ से हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण जानते हैं ना। आधार की वैल्यू कितनी है 4 बट्टे कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। हमको वैल्यू निकल गया ना, अभी नहीं वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, कुछ नहीं करना है। 4 है ना 4, यहाँ साइन थीटा है ना, साइन की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3/5 रखेंगे, 4 गुणे 3/5 हो जाएगा, माइनस है माइनस। कॉस थीटा ना, तो कॉस का वैल्यू कितना 4/5 है, तो यहाँ से 4/5 रख देंगे इसके वैल्यू को, ठीक है बट्टे। फिर देखो 4 साइन थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू यहाँ साइन कितना 3/5, तो यहाँ 4 गुणे हो जाएगा क्या 3/5, प्लस है तो प्लस। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, तो 4/5 प्लस में हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। अब देखो 4 तिहाई 12/5 हो जाएगा, माइनस 4/5 हो जाएगा, और नीचे क्या है 4 तिहाई 12/5, अब प्लस क्या हो जाएगा 4/5। ये इतना समझ आ रहा है ना। बाद देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर नीचे यहाँ का ऊपर का क्या 12 में 4 जाएगा, हो जाएगा कितना 8। अब नीचे 12 4 16 हो जाएगा, अब बटे नीचे 5 हो जाएगा, भाई 5 से 5 कट जाएगा ना, 5 से 5 कट जाएगा। अब बचेगा हमारे पास का 8/16, इसको काटेंगे कितना 1/2, यानी 8 कने 8, 8 दूना 16, यानी कौन सा 1/2 ऑप्शन में दिया है देखा जाता है। 12 नंबर है ना, 12 का देखो ऑप्शन यहाँ पर है 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। तो हमारा कितना आया था 1/2 आया था ना, देखो 1/2 आया ना, ऑप्शन में 1/2 है, हाँ सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसी प्रकार 13 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलो 13 नंबर का प्रश्न क्या है, साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। यह साइन 2a कब 2 sin a के बराबर होगा, जब a का मान कितना होना चाहिए, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो चलो ये भी त्रिकोणमिति से है, इसको भी समझते हैं। देखो देखो बोल रहा है साइन 2a बराबर 2 sin a ना, तो a का वैल्यू कितना हो कि इन दोनों को वैल्यू आपस में बराबर हो। देखो भाई तो अगर मैं साइन 2a, अगर a के जगह मैं देखो यहीं से चेक कर लो, a के जगह मैं अगर 0 रखता हूँ, चेक कर लो मान को भर के पहले चेक कर लो, अगर a के जगह 0 रखूंगा 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। यहाँ भी a के जगह 0 रखूंगा तो ये भी 0, यानी साइन 0 का मान ये भी 0 ही होगा, यानी दोनों बराबर मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 30 रखूँ तो साइन 30 रखूंगा, 30 दूना 60, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, कड़ी में 3/2, यहाँ 30 रखूँ तो साइन 30 का मान लेंगे, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 से काटेंगे 2 तो 1, यानी हमको इसमें साफ जाहिर सी दिख रहा है कि 0 डिग्री रखने पर हमारा क्या होगा, ये सत्यापित सही होगा, जबकि a का मान 0 डिग्री होगा तो सही होगा। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, कैसे देखिए दिया ना साइन 2a बराबर 2 sin a, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला चलता है, देखो कहूँगा है 13 नंबर यहाँ देखो एक फार्मूला चलता है, दिया है कि साइन 2a बराबर 2 sin a ना, तो साइन 2a का फार्मूला होता है, एक फार्मूला इंटर में जाएंगे तो मिले फर्स्ट ईयर में, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू होता है cos a। अब यहीं पर इसको इसके जगह तोड़ देंगे, देखो साइन 2a की जगह हम ये लिख देंगे, साइन 2a की जगह क्या लिख देंगे 2 sin a इंटू में क्या लिखेंगे cos a बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a, होगा ना 2 sin a हो जाएगा ना। अब देखो हाई 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा ना, 2 sin a से 2 sin a, अब होगा क्या cos a बराबर 1। अब देखो cos a बराबर ये देखेंगे cos कितने डिग्री का मान होता है 1, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो cos से cos गया, a का वैल्यू अगर देखें तो कितना आ गया 0 डिग्री। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऑप्शन क्या हो जाएगा 0 डिग्री a का, ठीक है। चलो 13 हो गया। अब 14 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
चलो अब 14 नंबर का प्रश्न क्या है, सेक ए प्लस 10 ए ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए का मान होगा। सेक ए के बराबर साइन ए कौसेक ए कौस ए, ये त्रिकोणमिति से ये भी है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है। चलो देखते हैं इसको कैसे होगा, ठीक है ना। दिया क्या हमारे पास, हल करते हैं इसको। 14 नंबर का देखो कैसे हल होगा। सेक ए प्लस 10 ए दिया है ना, देखो जहां 10 और कॉट आए और उसके अगल बगल में सेक कॉस कुछ भी आए तो 10 को तुरंत तुम किस में बदल दो, साइन बटे कॉस में। यानी सेक है ना, सेक ए को तुम बदल दो 1 बाई कॉस में, सेक को लिख सकते हो 1 बाई कॉस प्लस 10 ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हो ना, साइन ए बाई कॉस ए। एक ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए, ऑलरेडी है ये है। अब देखो इसको नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर का जोड़ लो, 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा ना। अब यहाँ एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है। अब नीचे वाला तुम एक काम करो, इसको गुणा कर दो नीचे, कॉस नीचे गुणा करोगे तो कॉस ए हो जाएगा ना। अगर ऊपर का गुणा करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, ये तो पता ही है। जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ये स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा, क्या हमारे पास केवल कॉस ए बचेगा। क्या हमारे ऑप्शन में है कॉस ए, पहला सेक साइन कॉसेक कॉस ए, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब 15 नंबर का प्रश्न देखें। हाँ चलो, यदि त्रिज्यखंड आर सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 इसका क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 16 नंबर के प्रश्न की तरफ चलें। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही किससे बना होता है, ऐसे ही ना होता है सुराही, ऐसे ही शायद बना, कलाम को बनाने नहीं आता है, थोड़ा हंसीएगा नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही ना होता है सुराही, ऐसे ही शायद ऐसे ही बनता है। रुकिए बना रहे हैं, थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही ना सुराही होता है, ऐसे ही ना, ऐसे ही सुराही होता है। हाँ ठीक है, ऐसे ही सुराही होता है ना। तो सुराही एक तो देखें ये बेलन की तरफ दिख रहा है, और एक देखें तो ये गोला मिलके बना, यानी किससे मिलके बना होता है, ये तो हमारा बेलन दिख रहा है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या दिख रहा है, गोला दिख रहा है, ठीक है। तो सुराही हमारा क्या पूछ रहा है इसमें, सुराही निम्नलिखित यानी सुराही संयोजन का मतलब बना होता है, किससे बना होता है, तो एक बेलन और एक गोला से। ऑप्शन है इसमें देखा जाए, एक गोला और एक बेलन पहला ही ऑप्शन है। दूसरा एक अर्धगोला और एक बेलन, दो अर्धगोले से एक बेलन और एक शंकु, नहीं भाई, एक गोला और एक बेलन से मिलके बना होता है सुराही, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। चलो 17 नंबर क्या है, 17 नंबर का प्रश्न है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। पूछा 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। तो भाई देखो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या पूछा है ना, तो सबसे पहले देखो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या होती कौन कौन सी है। तो विषम संख्या कौन कौन सी है, 3, 5, 7, 9, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या हो गई ना। अब देखो अब माध्य निकालना ना, तो इसका निकालते कैसे है माध्य, तो माध्य ही निकालना है ना। हाँ माध्य बराबर निकालते हैं इसको, देखो कुल पदों का योग, इसका फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे होता है कुल पद, बटे क्या होता है, कुल पद होता है, कुल पद होता है। अब देखो कुल पदों का योग यानी 3, 5, 8, 7, 15, 9, 24 एक होता है, एक एक छूट रहा है, 1, 3, 5, 7, 9 हो रहा है ना, 1, 3, 5, 7, 9। तो कुल पदों का योग 3, 1, 4, 5, 4, 9, 7, 16, 9, 25, यानी कितना आ जाएगा 25। अब बटे कुल पद कितने हैं 5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समांतर माध्य इसका मतलब माध्य कितना आ रहा है विषम संख्या का 5। ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख क्योंकि भाई विषम संख्या क्या होती है 1, 3, 5, 7, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। धनात्मक विषम संख्या हो गया हमारे, ठीक है। चलो अगला क्या है, अगला 18 वाला, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। माध्यिका पूछा है ना, माध्यिका गलत लिखा, माध्यिका होगी। ऑप्शन है 30/2, 31/2, 33/2, 35/2। तो देखो भाई इसमें हम बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ये वर्गीकृत आंकड़ों में ना, वर्गीकृत का मतलब एक विस्तार रूप से लिखा है, जैसे 13, 15, 16, 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 नहीं तो 19 आता है, 19 के बाद 20 वर्गीकृत आंकड़ों में ना। तो देखो ये दिया ना, कितना दिया है देखो, यहाँ समझाता हूँ तुमको, शॉर्टकट में समझाने का प्रयास करूंगा मैं। देखो क्या होता है ऐसे, जैसे देखो भाई यहाँ पर छोटे, थोड़ा जाओ 1 मिनट, हाँ चलो इतना मैं समझाने का प्रयास करूंगा मैं। देखो क्या दिया है, दिया ना वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है जो क्रमशः दिया 13, 15, 16, 17, 19,
20। ये देखो वर्गीकृत आंकड़ों में है, और वर्गीकृत आंकड़ों में है तो देखो भाई इसका माध्यिका निकालना ना, तो सबसे आसान एक काम करो, तुम ऐसे निकाल सकते हो, इधर से इधर एक काट दो, इधर से एक इधर काट दो, कट गया ना। अब इन बीच में जो दो बचा ना, दोनों को जोड़ के तुम 2 से भाग दे दो, तो 16 17 कितना आ जाएगा 33, और 33 में 2 से भाग दे दो तो 33/2 वर्गीकृत आंकड़ों में है। तब देखो ऑप्शन में है 30/2, 31/2, 33/2, यानी डी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये हमारा आसान था। अब अगला देखो, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो देखो भाई इसके लिए एक और फार्मूला चलता है, देखो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है, वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। वीआईपी फार्मूला है, वीआईपी फार्मूला नोट कर लेना। देखो क्या होता है, देखो एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर, देखो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे होता है माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस होता है 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, हमारा फार्मूला होता है। अब देखो इसमें क्या कह दिया है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 तब माध्यिका, यानी देखो बहुलक दे दिया इसका ना, तथा बहुलक 45 है, बहुलक का मान कितना, यानी यही फार्मूला पे लग जाएगा, बहुलक का मान यहाँ 45 भर देंगे बराबर 3 गुणे क्या पूछ रहा है हमसे, क्या माध्यिका पूछ रहा है ना, तो माध्यिका को हम लोग x मान लेते हैं, 3 गुणे x माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है, माध्य हमारा 27 दिया है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 45 बराबर 3x माइनस 27 दूना 54 हो जाएगा ना। अब इसके आगे क्या करेंगे, चलो इसके आगे थोड़ा जगह नहीं है, रुक जाओ एक मिनट, इधर देख लो, अब इधर का इधर देख लो, 45 माइनस में है ना, माइनस में 54 है, इसको इधर ला देंगे, प्लस क्या आ जाएगा 45 प्लस 54 बराबर क्या आ जाएगा 3x। अब इसको जोड़ देंगे 5 4 9, 5 4 9 बराबर क्या आ जाएगा 3x, 3 से काट देंगे ना तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 33, यानी x का वैल्यू 33 आ गया ना। 33 किस में मिल रहा है, ऑप्शन में दिया है, ए है 32, बी है 33, सी 34, इनमें से कोई नहीं, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही है, यानी 33 इसका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 20 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो 20 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। बोल रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो भैया प्रायिकता से हमारा प्रोबेबिलिटी से लिया गया, प्रायिकता वाले चैप्टर से, तो इसको हल कैसे करेंगे, देखो आसान है इसको टिक, एक जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, देखो तो 3 से छोटी विषम संख्या आना है ना, तो 3 से छोटी विषम संख्या क्या है, पहले पासे पे क्या लिखा होता है, जैसे लीडो का पासा है ना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, यानी टोटल कंडीशन कितने होते हैं 6। प्रायिकता क्या होती है, पासे को फेंकने पर कुल, देखो कुल घटना, देखो पहले क्या लिखेंगे, कुल घटना नीचे होता है, होने वाली घटना लिखेंगे ऊपर, होने वाली घटना, होने वाली घटना बटे कुल घटना की, बटे कुल घटना, ठीक है ना। देखो होने वाली घटना क्या बोल रहा है, 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या क्या है 2 है, 2 है, 3 से छोटी एक विषम संख्या, यानी 3 से छोटी होने वाली, 3 से होने वाली घटना क्या है 2 है, तो यानी एक बार हो रहा है ना, कितनी बार घटना घट रहा है एक बार, कुल घटना कितना है 1 2 3 4 5 6 बार ये घटना घट सकता है, यानी 1/6 ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन देखा जाए इसका इधर होगा, ऑप्शन पहला 1/6, दूसरा 1/3, दूसरा 1/2, तीसरा 1/2 और चौथा 0, तो यानी 1/6 इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो अब 21 नंबर का प्रश्न क्या है, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 संबंधी 9 के अनुपात में है तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा, तो भाई त्रिभुज की भुजा में पूछ रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले से है, देखो बोला 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी मान लो भाई 2 हमारे पास, इसको हम समझाते हैं तुमको, ऐसे मान लो हमारे पास 2 समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मान लो 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ है ना, बोला 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी जब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात में है 4 संबंधी 9 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 4 संबंधी 9 है, यानी बोला भाई 2 समरूप त्रिभुज है, यानी ए बी सी जो है समरूप है, समरूप है या समरूप का चिन्ह है क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज
DEF, क्योंकि बोला है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो देखो भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात 4/9 है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया 4/9, तो भाई इसमें पूछ रहा है उन त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी भाई जब ये आपस में बराबर तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है बराबर है, तो बराबर होता है तो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी AB मान लेते AB अब बटे DE, यानी AB बटे DE के वर्ग के बराबर होंगे जब उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल समान रूप होंगे तब, ठीक है ना। अब देखो, अब त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEC, इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया 4/9, यानी इस पूरे की जगह क्या है 4/9 बराबर क्या आ जाएगा AB बटे DE, इसका क्या होल स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे इधर आके अंडर रूट लग जाएगा ना, यानी होगा क्या 4/9 अंडर रूट में बराबर क्या आ जाएगा AB बटे DE। अब देखो पूछ रहा है इसका अनुपात ना, तो 4 का वर्ग 2, 9 का वर्ग 3, यानी AB बटे DE, यानी उसके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, संगत भुजा क्या होगा AB बटे DE हो जाएगा ना, संगत भुजा, तो संगत भुजाओं का अनुपात 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन में है 2/3, 4/9, 81/16, 16/81। तो भाई ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब 22 नंबर के प्रश्न देखें। बिंदुओं -3, 5 की y अक्ष से दूरी, देखो भैया देखो यहाँ क्या दिया -3, 5 ना दिया है 22 नंबर वाला, थोड़ा समझना, माइनस दिया है 3, 5, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एच, ठीक है, इसको एक्स एच पढ़ते हैं, इसको वाई एच पढ़ते हैं। और देखो भैया एक्स एच को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, एक्स एच को भुज, वाई एच को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि, ये तो इतना पता है ना, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो भैया देखो जब वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स एच को मान के बताएंगे, एक्स एच के मान को, और जब एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई अक्ष की। तो देखो भाई वाई अक्ष से दूरी पूछा ना तो एक्स वाले को लेंगे, एक्स वाले यानी -3 ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर पूछता वाई अक्ष से एक्स अक्ष से दूरी तो वाई वाला लेते, 5 लेते तो, ठीक है। चलो अब 23 नंबर के प्रश्न की तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है 23 नंबर, बिंदुओं P2, -3 और Q10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। देखो भाई y का मान हमसे पूछ रहा है जब क्या इसके बीच की दूरी 10 मात्रक हो, दो बिंदु दिया ना, तो भाई सबसे पहले तुमको सूत्र जानना है ना। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, पहले देख लो, लिख लो, लिख लो भाई कॉपी में, चाहे लिखोगे तो याद कर लेना। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, देखो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ठीक है ना। अब इसी पे लगा देंगे। दो बिंदु क्या है हमारे पास, एक बिंदु P है ना, मान लो एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है Q है, P है और Q है। P का मान है 2, 2, -3 दिया है। देखो P का मान 2, -3 और Q का मान 10, y है, Q का मान 10, y है, इसके बीच की दूरी दिया है 10 है, 10 मात्रक, इसके बीच की दूरी दिया 10 मात्रक, ठीक है ना। अब देखो इसको लगाएंगे कैसे, तो देखो यह हमारा x1 का काम करता है, यह हमारा y1 का, और यह हमारा x2 का, और यह y2 का। अब मान को भरेंगे। चलो मान क्या होता है, दूरी सूत्र से लिखेंगे, क्या दूरी सूत्र से, सब बड़ा बड़ा प्रश्न है, बहुविकल्पी में पूछ रहा है, बताओ। देखो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर ना, यानी √x2 - x2 का मान यहाँ से 10 माइनस x1 का मान यहाँ से 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ना, y2 का मान y माइनस y1 का मान यहाँ से 3, माइनस में होता है ना y1 - y2, यहाँ माइनस में ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस में इसका आ जाएगा +3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर, इसका दूरी का सूत्र दिया है और दूरी का मान भी दिया, कितना है 10 है, 10 मात्रक दिया, इसके बीच की दूरी है जो 10 के बराबर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो होगा क्या, अंडर रूट हटेगा ना, यानी 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर हो जाएगा तब प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, अब बराबर इधर होगा तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो अब देखो 8 का स्क्वायर 64 प्लस a + b को, यानी a² + b यानी 3 का स्क्वायर 9 + 2ab
2 की जगह 3, अब वाई 3 दूना क्या हो जाएगा 6y बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई 64 है, यानी 64 अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 6y अब प्लस यहाँ 9 है बराबर है 100। अब देखो 64 9 73, यानी 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100। सबको एक पास कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 है, इधर आके माइनस में 100 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -27 बराबर 0। घटाएगा 73 में 100 जाएगा 27 आएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब भैया गुणनखंड विधि जानते होंगे, फैक्टर बनाएंगे कैसे, देखो वाई स्क्वायर प्लस 9×3 = 27, यानी 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 कर देता है, क्योंकि 9×3 = 27 और 9 में से 3 जाएगा 6 मिल जाएगा। देखो 9 के साथ गुणा करने पर 27 भी आ जाएगा और घटाने पर 6 भी आ जाएगा। ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, y + 9 माइनस, इसमें अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो y माइनस कॉमन ले तो माइनस वाले प्लस 3 + 9 बराबर 0। देखो ये दोनों सेम मिल रहा है ना। अब एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y - 3 और एक ब्रैकेट में y + 9 बराबर 0। इसकी तुलना 0 से करेंगे तो y - 3 बराबर 0, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब अगर इसकी तुलना क्या करें, इसकी तुलना 0 से करें, यानी y + 9 बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, एक बार -9 आ जाएगा ना। इस तरह आ जाएगा y का मान। ठीक है। चलो अब देखते हैं y का मान कितना है, एक 3 आया एक -9, ऑप्शन में कौन वाला है देखते हैं। चलो y का मान पहला है -3 9, दूसरा है -9 और 3, तीसरा 9 का मान 3, चौथा है -9 का मान, तो कितना है y का मान एक प्लस में 3 एक -9, तो -9 आप प्लस में 3, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो बहुत लंबा प्रश्न है जी बहुविकल्पी में। अब 23 नंबर हो गया, 24 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो 24 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, 24 नंबर का प्रश्न है, यदि a बराबर x पे क्यूब y पे स्क्वायर तथा b बराबर x y पे क्यूब तो ए बी का मौसौ होगा। तो भाई मौसौ पूछा है इसमें ए बी का, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर जो दिया है पहले देखो, यहीं पर करते हैं जी, जगह कवर करते हैं। 24 नंबर देखो कैसे होगा, ए का दिया है, ए का क्या दिया वैल्यू, एक्स पे क्यूब दिया ना, एक्स पे क्यूब और वाई पे स्क्वायर दिया, और बी कितना दिया है, बी कितना दिया, एक्स वाई क्यूब दिया है, एक्स वाई क्यूब। तो इसको एक काम करो ऐसे लिखो, ए बराबर तुम क्या लिख सकते हो, एक्स पे क्यूब को एक्स गुड़े वाई पे क्यूब को वाई गुड़े वाई लिख सकते हो। ठीक है ना। अब बी का कितना दिया है, बी का एक्स गुड़े वाई क्यूब को वाई गुड़े वाई लिख सकते हो। अब देखो मौसौ कैसे निकालते हैं, जो मिलता हुआ ना, देखो यहाँ एक बार x मिल रहा है इसमें, और y कितना मिल रहा है, y 2 मिल रहा है, एक ये y मिल रहा है और एक यहाँ पर y, यानी y 2 बार मिल रहा है, x एक बार। तो इसका मौसौ निकालेंगे तो x इंटू वाई मिल रहा है ना, तो x इंटू वाई का गुणा y में y स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स वाई स्क्वायर इसका मौसौ हो जाएगा। ऑप्शन में है ए है एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, यानी एक्स वाई स्क्वायर, इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 25 नंबर के प्रश्न की तरह चले। बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, अगर मूल बिंदु से दूरी का सूत्र पूछे डायरेक्ट भैया ये वाला लगा दो। देखो √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जब मूल बिंदु से पूछेगा तो मूल बिंदु 0 होगा, इसी सूत्र पे रख दो। √x का कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, 36 64 100, यानी √ में 100, इसका वर्ग क्या होता है 10। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 10, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब 26 नंबर के प्रश्न की तरफ चलें। चलो क्या है, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त हो उसमें समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाती है, तो इसको समझाता हूँ तुमको, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलो कहूँगा है 26 नंबर का प्रश्न, देखो 26 नंबर का प्रश्न, ये मान लो हमारे पास एक वृत्त है, बढ़िया सा बन जा वृत्त, हटो इधर बनाते हैं एक वृत्त, ये हमारे पास वृत्त है। ठीक ना। इस वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, मान लो ये समांतर, ये इसके समांतर ऐसे खींचा गया, ठीक है खींचा गया ना। अब यहाँ पर इसके समांतर ऐसे, इसके समांतर यहाँ पर ऐसे खींचा जा सकता है, इसके समांतर यहाँ पर ऐसे खींचा जा सकता है, यानी इसके समांतर यहाँ पर ऐसे, इसके समांतर ऐसे, यानी एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना।
यानी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन ए है दू एक दू अनंत, इनमें से कोई नहीं, यानी ये सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलो 27 नंबर क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का वैल्यू बताइए। 0 9 -9, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, सबसे पहले तुमको मैं एक फार्मूला बताता हूँ। पता ही होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, ये तो पता ही होगा ना। अब यहाँ पर क्या प्रश्न में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए प्रश्न है, इसका वैल्यू तो दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1, यानी 9 गुणे 1 बराबर 9। ऑप्शन में है 9। लो भाई, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना। चलो इसी, अगर मान लो इसमें 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 को पहले कर देता, सेक को बाद में मान लो तो माइनस में आ जाता, -9। ठीक है ना। चलो अब 28 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, चलो आ गया। ये हमारा क्या प्रायिकता से फिर से आ गया। ठीक है ना। अब क्या है 28 नंबर का प्रश्न, चलो देखो। बोला है एक साल में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। एक साल में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, प्रायिकता होगी। ठीक ना। ऑप्शन है 2/5, 5/7, 6/7, 1/7। देखो भाई, पहली बात तो देखो, इसको साधारण वर्ष में ले जाएंगे कितने, जब 365 का होता है दिन, वर्ष होता है। ठीक ना। 365 में देखो, अब क्या करेंगे, एक वर्ष में 53 रविवार ना, तो देखो भाई सबसे पहले 365 में तुम क्या करोगे, 7 से भाग दो। देखो पहले परफेक्ट रविवार कितना हो रहा है, तो 7 × 5 = 35, बचा क्या 1, यहाँ 15, 7 दूना 14, बचा क्या 1, यानी एक दिन बच रहा है। 52 रविवार तो फिक्स है, लेकिन एक दिन बच रहा है, उसमें कौन दिन रविवार होगा उसके बारे में बताना है हमको। देखो भाई, तो कुल घटना कितनी है, देखो घटना घटनों की संख्या, घटना घटने की संख्या, घटना घटने की संख्या बट्टे कुल घटना, ये हमारा फार्मूला होता है ना। देखो अब भैया प्रायिकता निकालना है इसका, तो प्रायिकता है 53 रविवार होने की प्रायिकता है 53 रविवार। अब देखो करेंगे क्या, 53 रविवार होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो घटना घटने की संख्या, एक दिन बच रहा है तो वो एक दिन क्या हो सकता है भाई, एक दिन हमारा मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे भी होता है, WDNESD वाइड। ठीक है, वेडनेसडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, FRIDAY फ्राइडे, सैटरडे भी हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, सैटरडे भी ऐसे SATURDAY, सैटरडे भी हो सकता है। और एक संडे यहाँ पर ऊपर लिख लो, संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे, संडे मंडे तुमको मैं पढ़ाने लगा, देखे LKG में आ गए। देखो भाई क्या घटना कर सकते हैं, संडे जो एक दिन हमारा बच रहा है वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे सब हो सकता है, यानी इन सभी में से तो एक दिन हो सकता है, यानी टोटल घटना कितनी है 7। हमको क्या रविवार होने की प्रायिकता चाहिए, तो रविवार तो उसमें एक ही बार आएगा ना, एक ही दिन होगा रविवार, यानी 1। घटना घटने की संख्या कितने 1, यानी 1/7 क्या ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल। 2/5, 5/7, 6/7, 1/7, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब 29 नंबर का प्रश्न देखें। 29 है 3, 6, 4 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान गया, वही बात भाई, समांतर माध्य 5 है, समांतर माध्य दिया 5, क्या कर दिया पहले प्रश्न में देखो, यहाँ 3 6 4 दिया है, 3, 6, 4, 3, 6, 4 तथा करके कथा को बढ़ाया आगे, x का दिया है समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या 5, हमको x का मान को दिया, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या आता है, समांतर माध्य बराबर, अभी को फार्मूला आपको बताया, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे क्या, कुल पदों की संख्या। फार्मूला पता ना, ऐसे ही लगेगा। चलो समांतर माध्य बोल रहा है 5 है, यानी समांतर माध्य का वैल्यू दिया है 5 बराबर कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग है, कुल पदों का योग है, कुल पदों का योग कितना होगा, 3 6 9 4 13, यानी 13 आप प्लस में 1 क्या है x। कुल पदों की संख्या 1 2 3 4, पदों की संख्या कितनी है 4। अब इसको इधर को मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 बराबर क्या होगा 13 + x। x की वैल्यू निकालें तो 20 में से 13 चला जाएगा, 20 - 13, यानी x की वैल्यू 13 में 20 में से 13 जाए 7, ऑप्शन में दिया है
5 3 2 7 यानी क्या डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हाँ, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो भाई, ये हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया है। क्या है भाई, समझाते हैं आपको। कौन नंबर का है, 30 नंबर का प्रश्न। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। भैया पहले एक मीनार बना लेते हैं। ये रहा हमारा मीनार, ठीक है। इस मीनार की ऊंचाई बोल रहा है 20 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हो गया 20 मीटर, ठीक है। बोल रहा है उसके आगे जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई। भाई मीनार है तो मान लो सूर्य अगर सूर्य यहाँ से चमक रहा है, ठीक है, सूर्य यहाँ से चमक रहा है तो इसकी छाया इधर बनेगी, तो इधर छाया हो जाएगी, इसकी मीनार की छाया बन रही है। आगे क्या बोला है, मीनार की छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 है, यानी इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर 20 कड़ी में 3 है यहाँ तक की, ठीक है। बोल रहा है आगे सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी यहाँ ऐसे बना लेंगे, और पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण। देखो भाई, तो उन्नयन कोण कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर क्या दिया, ये हमको क्या है, थीटा के सामने लंब और ये हमको आधार दिया है, ठीक है ना। लंब और आधार से क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हैं टेन थीटा का फार्मूला रहता है ना, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना 20 बटे आधार कितना 20 कड़ी में 3 है, 20 से 20 कट जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3। अब देखो अब टेन कितने डिग्री का मानता है, तो टेन थीटा बराबर है 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री, 10 से 10 गायब, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ऑप्शन में है 30 डिग्री, देखते हैं। ए ऑप्शन है 0, बी है 30 डिग्री, सी है 45, डी है 60, यानी बी वाला कितना रहेगा 30 डिग्री बनेगा, मतलब थीटा की वैल्यू कितना 30 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगली वीडियो में आएंगे तो इसके आगे वाले प्रश्नों को लेकर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।